So I think you were in the last class too, and you have remembered we have studied the topic color of compounds. We have studied why the D block compounds show color, right? हमने कुछ examples भी देखे थे. For example, we have seen about the potassium permanganate, we have seen about the potassium dichromate, we have seen about the vanadium pentoxide and many, right? We have seen that there were so many different type of reasons why do the coordination compounds, or I would like to say why would the interstitial compounds, so transition compounds show color. ठीक, उनमें से सबसे important था हमारा चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रम, सेकेंड था हमारा D1 to D9 ट्रांजिशन, और थर्ड था हमारा कोवेलेंट, राइट? इन तीनों के बेसिस पे we have studied that yes, these are the some important reasons why do our compounds show color. ठीक है जी, तो ये हमने स्टडी कर लिया था. अब हमारे पास जो फिजिकल प्रॉपर्टी है डी ब्लॉक की, दिस इज मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, राइट? और इस केस में इन द डी ब्लॉक एलिमेंट्स वी हैव लेफ्ट विद ओनली 3 to 4 physical properties which are very small whenever we will see them. And the very first one is the magnetic properties of the block compounds. ठीक है जी, तो स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज पढ़ने से पहले आई वुड लाइक टू टेल यू दैट जितने भी हमारे एलिमेंट्स होते हैं they do different type of behaviors. First one is paramagnetism and second one is diamagnetism. ठीक है जी, तो पहला क्वेश्चन तो ये राइज होता है कि पैरा और डाई के बारे में हम कितना जानते हैं. आई होप आप लोगों ने ये टॉपिक चैप्टर 1 सॉलिड स्टेट में भी पढ़ा था इन द लास्ट टर्म, थोड़ा बहुत अगर आपको याद हो. तो हमने देखा था डाईमैग्नेटिक कंपाउंड. सो डाईमैग्नेटिक सब्सटेंस आर दोस सब्सटेंस व्हिच आर रिपेल्ड बाय द मैग्नेटिक फील्ड, which are repelled by the magnetic field, whereas paramagnetic substances are those which are attracted by the magnetic field. और अगर मैं इसको थोड़ा और स्पेसिफाइड वे में लूं तो आई वुड राइट rather than the magnetic, then applied field. Why? क्योंकि applied field means magnetic field के साथ साथ there are some electric field also. ठीक है जी, अगर मैं सिर्फ यहाँ पे मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज को कंसीडर कर रही हूँ तो मैं मैग्नेटिक फील्ड से काम चला सकती हूँ, लेकिन इसकी जो एक्चुअल डेफिनेशन है इट मींस कि वो सब्सटेंस जो अप्लाइड फील्ड से अट्रैक्ट होते हैं दे आर द पैरामैग्नेटिक, व्हेयरएज दो सब्सटेंस जो रिपेल होते हैं दे आर नोन टू बी डायमैग्नेटिक. नाउ अनदर पॉइंट इज पैरामैग्नेटिज्म कंपाउंड्स की ही एक डिफरेंट ब्रांच होती है जिसको हम बोलते हैं फेरोमैग्नेटिज्म कंपाउंड्स. फेरोमैग्नेटिक कंपाउंड्स कौन से होते हैं which are strongly attracted by the magnetic, यानी पैरामैग्नेटिक के अंदर ही हम उसको थोड़ा और एक्सट्रीम लेवल पे लेके जा रहे हैं. they are the strongly attracted by the magnetic field, right? Now the point we have discussing over here magnetic properties for the D and F block elements. हमारा जो मेन टॉपिक है डिस्कशन का that is we have to discuss only the magnetic properties of D block elements, right? So before going to the D block elements, आप लोगों को आपको याद होगा you have studied this one in your 11th class. 11th class में एक चैप्टर था, चैप्टर नंबर 2 स्ट्रक्चर ऑफ एटम. वहां पे हमने पढ़ा था कि हमारे जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जब वो रिवॉल्व करते हैं तो वो दो डिफरेंट टाइप की मोशन शो करते हैं. एक होती है स्पिन मोशन और एक होती है जी आपकी ऑर्बिटल मोशन. 11th क्लास में सेकंड चैप्टर में हमने पढ़ा था कि जब भी इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं ईदर दे हैव द स्पिन मोशन और दे हैव द ऑर्बिटल मोशन. अब क्वेश्चन ये राइज होता है व्हाई आई एम सेइंग अबाउट द रिवॉल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन.
क्योंकि आपके जो पैरामैग्नेटिक कंपाउंड्स होते हैं वो कंपाउंड्स होते हैं which have the unpaired electrons, which have the unpaired electrons. और diamagnetism means paired electrons. ठीक है जी। तो हम सिर्फ पैरामैग्नेटिक के बारे में स्टडी करेंगे इस पूरे मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज में, क्योंकि D1 to D9 they have the unknowns in their outer shell. ठीक, तो जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है जब वो रिवॉल्व कर रहे हैं they are either having spin motion, they are having or orbital motion. But the point is कि जैसे जैसे हमने इन चीजों को डिस्कवर करना स्टार्ट किया, हमने 2, 4, 10 एग्जांपल उठाए डी ब्लॉक एलिमेंट्स के, वी हैव कम टू नो कि हमारी जो ऑर्बिटल मोशन है दैट इज क्वेंच ऑफ। क्वेंच ऑफ का मतलब है कि उसकी कोई फिजिकल इंपॉर्टेंस नहीं है, उसका कोई रीजन नहीं है जब हमने इसको डिस्कवर किया है, जब हमने एक्सपेरिमेंटली इन चीजों को देखा। ठीक है जी। तो ऑर्बिटल मोशन इज कंसीडर्ड एज नेग्लिजिबल for the d block elements. So we will see only and only spin motion, spin only motion मैं कहूँगी। ठीक है जी। Now the point is, what do we know about the spin motion of the paramagnetic substances or the spin motion of the d block elements? Let's start. First हम start करते हैं spin motion के बारे में। मैंने आपको अभी एक सेकंड पहले बताया कि पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस वो सब्सटेंस होते हैं which have the unpaired d electrons, right? तो जो unpaired d electrons होते हैं उनको रिप्रेजेंट करने के लिए हम यूज कर रहे हैं नंबर n। ठीक, और जो आपका ऑर्बिटल मोशन है वो तो काम का है नहीं हमारे, वो नेग्लिजिबल है, वी आर हैविंग ओनली स्पिन मोशन। तो दिस इज रिप्रेजेंटेड एज न्यू स्पिन। Mu spin. Mu means magnetic moment which is arised by the spinning of the electron. Spinning का मतलब समझ में आ रहा है ना? जो हमारे पास दो टाइप की स्पिन होती है, -1/2 +1/2। एक बार वो एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर सकते हैं, एक बार वो क्लॉकवाइज रोटेट कर सकते हैं। ये सब हमने पढ़ा हुआ है 11th क्लास में। So I'm having my point for the magnetic property is mu spin, where mu is representing the magnetic moment of the paramagnetic electrons, so paramagnetic substances. So mu spin equals to √n into n plus 1. तो हमारा n यहाँ पे क्या है? Unpaired electrons which are present in the d subshell. So mu equals to √n into n plus n plus 2 पर मैग्नेटोन। अब क्वेश्चन ये राइज होता है जी कि मान लीजिए आपके पास कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, इसको सोल्व करके देखते हैं कि कैसे हम निकाल सकते हैं। क्वेश्चन बोर्ड एग्जामिनेशन में आता है, व्हाट इज द मैग्नेटिक मोमेंट फॉर स्कैंडियम 3 पॉजिटिव, व्हाट इज द मैग्नेटिक मोमेंट फॉर वेनेडियम 2 पॉजिटिव। इस तरीके से एक एग्जांपल उठा लेते हैं सिंपल सा, फिर उसके बारे में समझने की कोशिश करेंगे। Let me have a very basic example. Let me have titanium 3 positive. सबसे पहले आई होप आपने अभी तक 3D ट्रांजिशन सीरीज अपनी याद कर ली होगी। वी हैव स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, थोरियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। Scandium is something which has the atomic number 21, argon 4s2 3d. We have titanium 4s2 3d2. We have to write the titanium 3 positive. That means 3 electrons have been removed. अगर हम 3 इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव कर रहे हैं तो what will happen? 4s2 में सबसे पहले इलेक्ट्रॉन जाते हैं, आपको पता ही है, और जो d सबशेल में एक इलेक्ट्रॉन है वो भी रिमूव हो गया, and we are getting only the d1, right? So for d1 we have to represent over here
mu equals to under root 1 into 1 plus 2, that means root 3. क्या मैं सही बोल रही हूँ? बिल्कुल सही बोल रही हूँ क्योंकि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो है मेरा वो एक ही है यहाँ पे और फॉर्मूला हमारा सिंपल सा है, we have to just write n into n plus 2. हमें पता है रूट 3 की वैल्यू है 1.73 ओवर राइट. बहुत सही है, बहुत इजी है, हमने निकाल लिया, हमारे नंबर पक्का हो गया. बट इफ वी आर हैविंग द क्वेश्चन विथ the value of unpaired electron with 4, 5, 6, suppose we are having iron 2 positive, let me have iron 2 positive. Okay, शक्ति weaker मनफी, that means d1 d2 d3 d4 d5 d6. iron is something which is having d6 4s2. दो इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव कर रही हूं, मुझे टू पॉजिटिव तक जाना है. वी आर हैविंग ओनली d6. Yeah. Now the point is कि जब हमें 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं हमारे पास, हमें ये चेक करना है सबसे पहले तो कि अनपेयर्ड कैसे हैं. We have 5 boxes, we have 5 different orbitals for the d cell, that is 1 2 3 4 5 and 6. टोटल 6 इलेक्ट्रॉन है जिसको हमने 5 शेल्स के अंदर अरेंज करना है. dxy yz zx square minus y square dz square, है ना. So now when we have these two as the paired electron, we have only these 4 as the unpaired electrons. तो हमारी जो nu की वैल्यू है वो क्या होगी, 4 into 4 plus 2, that means root 30. Now the question arises, अब हम ये जो हमारा root 32 की वैल्यू आ रही है इसको कैलकुलेट कैसे करें. It would be very difficult for us to solve this under root 32 because little bit of mathematical problem over here. तो इस प्रॉब्लम को रिमूव करने के लिए what can we do? We will just use a different method, a kind of trick, कि जितने भी आपके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है उसकी कुछ ना कुछ वैल्यू आपके पास आएगी. Suppose it is coming 4.75. जो भी आपके पास वैल्यू है न्यू की द बोहर मैग्नेट फॉर्म, मैंने आपको बताया था कि जो यूनिट है दैट इज बीएम व्हिच इज बोहर मैग्नेट. हम इस क्वांटिटी को, इस न्यू की वैल्यू को राउंड ऑफ करेंगे एंड वी विल गेट 5. ना सभी को आता है कि 4.75 ऑन राउंडिंग ऑफ वी विल गेट 5. ठीक. wherever we are getting after the rounding off, we are subtracting 1 from it, and these are the number of unpaired elements. तो अगर म्यू की वैल्यू मेरी 4.75 आ रही है, इसका मतलब ये है कि इस केस में हमारे जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है these are 4. तो मैं ऐसा मान के बोल सकती हूँ, एक रफ आइडिया लगा सकती हूँ कि जो हमारा रूट 32 की वैल्यू है वो आएगी 4.75 4.808 अराउंड. क्योंकि हमने अभी देखा है कि हमारा कुछ ऐसा आना चाहिए जो राउंड ऑफ करके -1 करके we will get the exact number of unpaired elements. ठीक है जी, बहुत सिंपल ट्रिक है. rather than solving this kind of question, हम डायरेक्ट इस तरीके से अपने नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स बता सकते हैं अगर आपके पास बोहर मैग्नेट्रॉन की वैल्यू दे रही है. और अगर आपको उसमें बोहर मैग्नेट्रॉन की वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो उसके लिए आपके पास एक स्लाइटली रफ आइडिया आ जाएगा कि आप उसमें 0.75 ऐड कर सकते जो भी आपके अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स लाइक एज 4.75 to 4.80. इसके बीच में आपका क्या रहेगा, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स. ठीक. नेक्स्ट हम मूव करते हैं, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है दिस इज द क्वेश्चन इज copper 2 positive. So try to solve this question in your notebook. How what would be the number of unpaired electrons in copper 2 positive and what is the value of nu over here. यहाँ पे हम nu की वैल्यू कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, एक बार कोशिश कीजिए सोल्व करने की. Then we will also try to discuss this one. Copper 2 positive. Let's see what's happening over. देखो जी, copper 2 positive है. This is something which is having 3d10 4s1. बिल्कुल सही बोल रही हूँ मैं, 3d10 4s1. And if we are removing 2 electrons from it, we are having 3d9.
एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से चला गया और एक इलेक्ट्रॉन इसमें से निकल गया। तो 3d9 यानी 9 इलेक्ट्रॉन्स को हमें 5 शेल्स के अंदर अरेंज करना है, so that we will get the number of unpaired electrons. That means we will get the number of n. Let's see how we will manage the 9 electrons over here. 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो यहाँ पे सिर्फ एक ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ठीक है जी। तो इस अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को अगर मैं डायरेक्ट सोल्व करूं, इसकी बजाय मैं सिंपल, मैंने आपको अभी एक रफ आइडिया बताया है, जो भी आपके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, जितने भी नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, जस्ट ऐड 0.75, दैट मींस 1.75 बोहर मैग्नेट्रॉन के अराउंड जो वैल्यू है वो आएगी कॉपर 2 पॉजिटिव, ठीक है। और ये हमने अभी मैथमेटिकली सोल्व भी किया है, √3 is 1.7, ठीक है। अगर मैं, मुझे इसके वे से n की वैल्यू निकालनी है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की वैल्यू निकालनी है, तो मैं क्या करूंगी, आई विल जस्ट राउंड इट ऑफ, दैट इज 2 subtract -1 and you will get the number of unpaired electrons, right? So this is how we can solve the magnetic nature, we can describe the number of unpaired electrons in the d block elements. Clear है जी? चलिए अब हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, which is the next physical property. Next we are having catalytic properties. I hope ये clear हो गया है। अगर कोई डाउट है, you can ask me whenever the class is over. We will have a doubt session. So next topic is catalytic properties. All right. So what do we know about the catalytic properties of the d block elements? इसको समझाने के लिए बच्चे आपको थोड़ा सा रिवाइंड कराना चाहूंगी मैं। You have studied in the p block elements. You have studied about the Haber's process. You have studied about the formation of H2O. बहुत सारे ऐसे केसेस थे in which we have seen that suppose N2 plus 3H2 is converting to 2NH3. उसके केस में we are having iron nickel as catalyst. है ध्यान, पी ब्लॉक में हमने ये रिएक्शन पढ़ी थी, Haber's process। या फिर मैं कोई और एग्जांपल ले लेती हूँ, suppose we are having same in the p block, contact process आपने पढ़ी थी, बहुत इंपॉर्टेंट थी, जिसमें हमने ये पढ़ा था कि आपका कैसे सल्फ्यूरिक एसिड बनता है with the help of H2SO3. That means SO3 plus water will make you H2SO4, और इसके अंदर हमने क्या यूज किया था, वेनेडियम पेंटाऑक्साइड, that means V2O5. Now the question over here arises कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स के अंदर इतनी क्या स्पेशलिटी है कि हम उनको बार बार यूज कर रहे हैं एज अ कैटलिस्ट। चाहे मैं आयरन को यूज कर रही हूँ, चाहे मैं वेनेडियम को यूज कर रही हूँ, वी आर यूजिंग द डी ब्लॉक एलिमेंट्स, वी आर यूजिंग द डी ब्लॉक मेथड्स। The reason behind this is there are so many important properties of the d block elements due to which they show the catalytic properties. The very first one is surface area. और मैं थोड़ा और बेटर में लिखूंगी लार्ज सरफेस एरिया। आपकी जितनी भी ट्रांजिशन मेटल्स हैं, since they are the metal, so they have a bigger surface area, they have a greater amount on which the reactant can easily react, है ना जी। तो सरफेस एरिया बड़ा होने की वजह से what would happen when the metal, sorry, when the reactant would strike on the metal, they will get a large surface area. The metal and the reactant will combine, they will make the bond, और उस बॉन्ड फॉर्मेशन के टाइम पे जो एनर्जी रिलीज होती है, that energy can be used as
एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ द रिएक्टेंट। मतलब कहने का ये है जी कि इस केस में हमारे पास डबल बेनिफिट हो रहा है। पहली तो बात, जब हम मेटल को कैटलिस्ट के तौर पे यूज करना चाह रहे हैं, एक तो हमें बढ़िया सरफेस एरिया मिल रहा है ताकि हमारा जो रिएक्टेंट है दैट वुड इजीली कंबाइन, दैट वुड इजीली रिएक्ट। सेकेंड पॉइंट, जब भी वो कंबाइन होगा, जो एनर्जी वहां पे रिलीज होगी उसको भी हम यूज कर रहे हैं फॉर मेकिंग द रिएक्टेंट टू द प्रोडक्ट। ये रिएक्टेंट है हमारा और इसको हम प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने के लिए जो हमारी एनर्जी है वो हम यूज करें। तो इस एक पॉइंट तो ये हो गया, हमारे पास डबल बेनिफिट है। तो वेकेंट डी ऑर्बिटल्स होने का फायदा क्या है? वेकेंट डी ऑर्बिटल्स होने का फायदा ये है कि हमारे जो रिएक्टेंट है वो किसी भी शेल के अंदर जाके कंबाइन हो सकते। वेकेंट डी ऑर्बिटल होने का मतलब है कि हमारे पास ऑप्शंस ज्यादा है, हमारे पास प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। ठीक है जी। तो सेकंड पॉइंट इज द मेटल्स आर हैविंग वेकेंट डी ऑर्बिटल्स। थर्ड पॉइंट इज, अभी हमने पढ़ा है इन द प्रीवियस क्लास कि हमारी जो डी ऑर्बिटल्स की, सॉरी, जो डी ब्लॉक की मेटल्स होती है, they have the variable oxidation state, they have the variable oxidation state, यानी उनके पास डिफरेंट टाइप ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट है, सो दैट वो अलग अलग कंपाउंड्स के साथ, अलग अलग रिएक्टेंट के साथ इजीली कंबाइन कर सकते। मान लीजिए आपका कोई ऐसा रिएक्टेंट है विच इज मोर कंफर्टेबल इन रिएक्टिंग विद D3, उसके पास सिर्फ इतनी एनर्जी है कि वो 3 इलेक्ट्रॉन्स को ही ओवरकम करा सकता है, वो 3 इलेक्ट्रॉन्स के साथ ही अपनी एनर्जी को एक्सचेंज कर सकता है। तो हमारा डी ब्लॉक एलिमेंट बिल्कुल तैयार है, उसके पास वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। सेम एज इट इज, अगर कोई ऐसा रिएक्टेंट है जिसको 5 इलेक्ट्रॉन्स के साथ रिएक्ट करने में कंफर्टेबल हो रहा है, या इट कैन इजीली एक्सचेंज दैट पर्टिकुलर एनर्जी, तो भी हमारा डी ब्लॉक एलिमेंट इज ओवर देयर। तो इन 3 पर्टिकुलर रीजंस की वजह से, वेदर दे आर हैविंग वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, they are having vacant d orbital, they are having the surface area, due to these particular reasons our d block elements show better catalytic properties, they show the better catalytic properties, right? जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था N2 plus KH2, they are converting into ammonia। एक और सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं, let we are having iodide ion with H2S2O8, जो हमने ये लोग में पढ़ा था। In this case, iron metal is using itself as a catalyst to become iodine plus sulfuric acid। ठीक है जी। अब कैसे हमारा आयरन यहाँ पे यूज हो रहा है? हमारा जो आयरन है over here is as a 3 positive charge। तो whenever iodide ion will release its electron, this one electron is consumed by iron 3 positive to become iron 2 positive। ठीक, ये हमारा जो इलेक्ट्रॉन कंज्यूम हो रहा है आयरन 3 पॉजिटिव का, this iron 2 positive is further reacting with S2O8। Suppose iron 2 positive plus S2O8 2 negative, just to make my reaction much clear, this iron 2 positive will abstract this electron to become iron 3 positive। तो हमारा जो आयरन स्टार्टिंग में 3 पॉजिटिव में था वो हमें एंड में 3 पॉजिटिव फॉर्म में ही मिल रहा है, जो कि हमारे कैटलिस्ट की प्रॉपर्टी होती है कि it doesn't react into the reaction, it doesn't consume into the reaction, whatever we have providing in the initiation of the reaction, we are getting the same amount of that particular catalyst after the ending of the reaction, after the completion of the reaction। हमारा आयरन 2 पॉजिटिव 3 पॉजिटिव एज इट इज वहां पे रिलीज हो रहा है, प्लस हमारा जो रिएक्टेंट है वो उसको रिड्यूस कर रहा है या उसको ऑक्सीडाइज कर रहा है टू मेक H2S2O4, राइट? तो इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में, इस पर्टिकुलर केस में वी आर हैविंग दैट द डी ब्लॉक एलिमेंट्स आर शोइंग कैटालिटिक प्रॉपर्टीज। क्लियर है जी? चलिए अब मूव करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, which is my next topic is
Next we are having about the formation of interstitial compounds. जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं उसकी काफी सारी फिजिकल प्रॉपर्टीज हम कवर कर चुके हैं, चाहे वो आयनिक रेडियाई हो, चाहे वो मेटेलिक साइज हो, चाहे वो मेल्टिंग पॉइंट हो, ऑक्सीडेशन स्टेट हो, एनीथिंग एल्स। ठीक है जी। तो नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक है दैट इज फॉर्मेशन ऑफ interstitial compounds. All right. Now, first of all, what do we mean by interstitial compound? Interstitial का मतलब क्या है? तो जी इंटरस्टिशियल कंपाउंड के बारे में हमने थोड़ा सा 11th क्लास में, मैं फिर से बोल रही हूँ, 11th क्लास में चैप्टर था, वी हैव बीन स्टडिंग अबाउट द हाइड्रोजन। चैप्टर नंबर 7 है हमारे पास हाइड्रोजन। उसमें हमने कुछ टॉपिक्स पढ़े थे, हाइड्राइड्स, कोवेलेंट हाइड्राइड्स, इंटरस्टिशियल हाइड्राइड, मेटेलिक हाइड्राइड। आई होप तुम्हें थोड़ा बहुत याद हो, अगर नहीं है तो मैं थोड़ा सा बताना चाहूंगी इसके बारे में। इंटरस्टिशियल जो वर्ड है ये दो डिफरेंट वर्ड से बना है, दैट इज इंटर एंड स्टिशियल। इंटर मीन्स इनसाइड एंड स्टिशियल मीन्स वी कैन से द पोजीशन और वी कैन से द कैरेक्टर। What does it mean? इसका मतलब ये है कि हमारे जो इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स हैं ये वो कंपाउंड्स हैं जिनमें हमारे छोटे छोटे एटम्स लाइक एज हाइड्रोजन, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन कह सकते हैं, फ्लोरीन, बेटर देन ऑक्सीजन। दैट मीन्स वो एटम्स जिनका एटॉमिक साइज बहुत ही स्मॉल है, बहुत ही कम है, they just get trapped into the different number of metals। जैसे हमने हाइड्राइड्स में पढ़ा था कि हमारे पास मान लीजिए आयरन है, वो 3 से 4 अमाउंट है आयरन की, हमारे पास 3 से 4 एटम्स हैं और उनके बीच में हमारा कोई भी छोटा सा एटम, सपोज हाइड्रोजन, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन, वो वहां पे जाके ट्रैप हो रहा है, वो वहां पे जाके फिट हो रहा है। That is known to be interstitial compounds, right? So interstitial compounds, if I would like to define it, I'm saying interstitial compounds are those compounds which are formed when small atoms like hydrogen, boron, carbon, nitrogen, fluorine, they just get trapped inside the crystal lattice of metals. Inside the crystal lattice of the metals. For example, मान लीजिए हमारे पास हाइड्रोजन है और ये आयरन, मान लीजिए मेरे पास 4 डिफरेंट आयरन मेटल्स हैं, ये इनके बीच में कहीं पे जाके ट्रैप हो, लाइक दिस। ठीक है जी। और ये आयरन मेटल अपने साथ भी बॉन्ड बना रहे हैं। हमें पता है आयरन जो है वो एक डी ब्लॉक मेटल है और हमने लास्ट टॉपिक के अंदर पढ़ा है कि इसके पास प्रॉपर्टी है टू शो द वेरिएबल वैलेंसी, टू मेक द मल्टीपल बॉन्ड्स, राइट? सो हमारा जो आयरन है वो डिफरेंट मेटल्स के साथ, अपने ही मेटल के साथ भी बॉन्ड बना रहा है, और जो हाइड्रोजन है उसको उन्होंने अपनी कैविटी के अंदर फिट कर रखा है, यानी ये आपस में भी बॉन्ड बना रही है लाइक दिस, और हाइड्रोजन को भी बॉन्ड बनाना पड़ रहा है क्योंकि उनके बीच में जाके ट्रैप हो। ठीक है जी। सो दीज टाइप ऑफ कंपाउंड्स आर नोन टू बी इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स, राइट? अब इनका प्रॉपर्टीज क्या है वो हम स्टडी करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये जो कंपाउंड्स हैं दीज आर नीदर कोवलेंट नॉर आयनिक। दैट मींस ये हमारे जो कंपाउंड्स हैं इनकी प्रॉपर्टीज क्या है, ना तो ये कंप्लीटली कोवलेंट है, ना ही कंप्लीटली आयनिक बॉन्ड शो कर, ठीक है? दीज आर नोन एज द स्टोकियोमेट्रिक, यानी वो कंपाउंड जो पार्शियली आयनिक नेचर और पार्शियली कोवलेंट नेचर शो कर।
ठीक है जी। Another point is whenever we are having the oxidation state of iron, scandium, titanium or any other metal, we will see there is kind of तो समझने के मतलब ये है कि कोई भी केस ऐसा नहीं है जिसके अंदर इन मेटल्स की वैलेंसी कंप्लीट हो. दे आर हैविंग द स्टोकियोमेट्रिक वैलेंसीज, दे आर हैविंग इन द फ्रैक्शंस. क्यों? क्योंकि वो आपस में भी बॉन्ड क्रिएट कर रही हैं और उन्हें बीच में जो एटम है उसको भी ट्रैप करके रखने के लिए उसके साथ भी बॉन्ड बना के रखना है. So these are some examples in which we are having different type of metals और उनका ऑक्सीडेशन स्टेट हमें अलग फॉर्म में दिखता है. ठीक है जी बच्चे. इसको मैं थोड़ा अच्छे में लिखूं तो मैं ये लिख सकती हूँ कि आयरन तो मेरे यहाँ पे 4 नंबर में है, बट हाइड्रोजन जो है वो मान लीजिए 0.7, टाइटेनियम मान लीजिए आपके पास 3 है, हाइड्रोजन 1, मान लीजिए स्कैंडियम आपके पास 4 है, बोरोन आपके पास 0.5 है. इस तरीके से. ठीक है जी. Now what is the benefit of these compounds? इनका हमारे लिए बेनिफिट क्या है? इनका बेनिफिट हमारे लिए ये है कि इनका मेल्टिंग पॉइंट is much higher than the normal metals. Than the normal metallic compounds. Second, they are the chemically inert. Third, they show the strong electrical conductivity. It means कि हमारे जितने भी कंपाउंड्स हैं, हमारे जितने भी ऑक्साइड्स हैं, ये जो इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स फॉर्म होते हैं, they have the higher melting point than the normal metallic compounds. They are the chemically inert, they have the strong electrical conductivity. तो इन रीजंस की वजह से हम अपने इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स को यूज कर सकते हैं इन द डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स, राइट, जिसमें हमें लाइट के साथ डील करना पड़ रहा है, जिसमें हमें करंट के साथ डील करना पड़ रहा है, वहां पे मेल्टिंग पॉइंट हाई होने की वजह से हम इनको यूज कर सकते हैं. ठीक है जी. केमिकली इनर्ट है तो मान लीजिए अगर मैंने इनको इलेक्ट्रिकल वायर में लगा दिया, मैंने इनको फ्यूज में लगा दिया तो इनके ऊपर कोई ज्यादा इफेक्ट नहीं. ठीक है. दे हैविंग स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी. ये सारे के सारे जो हमारे बेनिफिट्स हैं, दैट इज व्हाई वी हैव बीन प्रिपेयरिंग इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स, राइट. अब हमारे पास सिर्फ 2 टॉपिक्स रह गए हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज के. फर्स्ट वन इज एलॉय फॉर्मेशन एंड सेकंड वन इज फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स. ओके जी. तो अब सिर्फ लास्ट 2 टॉपिक्स रह गए हैं, फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स एंड फॉर्मेशन ऑफ इंटरस्टिशियल कंपाउंड हो चुका है. लेट्स स्टार्ट. या फिर मैं बोलूं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड. So the question is, why do d block elements can form different type of compounds or why do we call them coordination compounds? ये सेम वही रीजन है जो हमने अभी पढ़ा था in the case of catalyst activity. ये सबसे पहली बात तो they have the vacant d orbital, they have the small size, they have the variable oxidation state, और इन रीजंस की वजह से वो डिफरेंट टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्सेस फॉर्म कर सकते हैं. यानी वो बहुत सारे एटम्स के साथ, बहुत सारे कंपाउंड्स के साथ मिक्स करके एक नया कॉम्प्लेक्स क्रिएट कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल वी आर हैविंग कॉपर टेट्राअमाइन. ठीक है जी. इसके बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे अपने नेक्स्ट चैप्टर में, व्हिच इज कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स. इस चैप्टर के बारे में हम डिटेल से उस टाइम डिस्कस करेंगे. फिलहाल मैं सिर्फ इतना ही बोलना चाहूंगी कि यहाँ पे हमारे पास 3 रीजंस हैं जिनकी वजह से our d block elements are showing
formation of different complexes, right? चलिए अब लास्ट आपके पास एलओए फॉर्मेशन रह गया है, जो हम डिस्कस करेंगे इन द नेक्स्ट क्लास। एंड हमारे पास सिर्फ एफ ग्रुप एलिमेंट्स हैं। Till then, this was all about by my side. I hope you have understood the topic. If there is any kind of doubt, any kind of query, you can ask me. Yes, Ritu, any doubt? No, ma'am. Everything is clear? Yes, ma'am. Okay, Vichi. So this was all about the physical properties. Tomorrow we will discuss the alloy formation, right? और उसके बाद हम F block के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है जी? So till then, just write these notes in your notebook, revise them properly, and we will meet in the next class. All right? Yes, ma'am. Okay, Vichi. All right. Thank you so much.